साथियों नमस्कार। साथियों, पूरे देश में कई ऐसी घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं जिससे पता चल रहा है कि इस समय तैयारी चल रही है यूपी चुनाव की, पंजाब चुनाव की, मणिपुर चुनाव की और गोवा चुनाव की। जैसा कि आप जानते हैं कि अगले साल टोटल 7 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें फरवरी या मार्च में 5 राज्यों के चुनाव होंगे, जिसमें यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है और गोवा है। और अगले साल के लास्ट में यानी कि दिसंबर में हिमाचल के और गुजरात के होंगे। तो इसमें हिमाचल गुजरात में सब जानते हैं बीजेपी आ जाएगी, गोवा में भी जहाँ तक उम्मीद है, यूपी में भी उम्मीद है, और सबसे बड़ी निगाहें लोगों की हैं पंजाब पर। पंजाब पर होगा क्या। और साथ ही मणिपुर भी एक चूँकि बड़ा ही कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया रहा है 2023 से, उस पर भी हल्की फुल्की निगाहें हैं। इस पर अमित शाह जी ने एक बयान दिया है जो ये दर्शाता है कि उनका टारगेट अब कहाँ है। उस बयान पर मैं चर्चा करूँगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बंगाल में क्या चल रहा है। बंगाल इस समय लीड कर रहा है पूरे देश की पॉलिटिक्स को, पूरे देश के नैरेटिव को, पूरे देश के विमर्श को। और कई मायनों में लोग ये कह रहे हैं कि जो काम योगी जी नहीं कर पा रहे हैं वो शुभेंदु अधिकारी कर दे रहे हैं। जैसे यूपी में अभी तक योगी जी यूसीसी लेकर के नहीं आए, उसके बारे में कोई खास चर्चा ही नहीं हुई है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी यूसीसी को लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और अब ये बात सामने आ गई है कि बहुत जल्द बंगाल में यूसीसी इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। बंगाल के मुसलमान अभी तक उस शौक से उबर भी नहीं पाए कि टीएमसी हार गई। एक के बाद एक ऐसे डिसीजंस आ रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं किस पर रिएक्ट करें, किस पर रिएक्ट करें, कि क्या करें। वो हाल हो गया है। जिस तरह से बंगाल को बांग्लादेश बनाया जा रहा था, उसी स्पीड से उसको वापस बंगाल के फॉर्म में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें जनता सबसे ज़्यादा खुश है। कई ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पर एक एक करके टीएमसी के बड़े से बड़े गुंडे को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। लोग अंडे फेंक रहे हैं, अंडे का निशाना बिल्कुल खोपड़ी पे जाके पड़ रहा है। पुलिस खुद जान रही है कि पुलिस का भी एक था, कई ऐसे पुलिस वाले थे जो टीएमसी के अंतर्गत काम कर रहे थे, टीएमसी की सरकार में। और पुलिस वाले इस बात से परेशान थे कि कोई भी टीएमसी का गुंडा थाने में आकर के पुलिस वाले को ही पीट जाता था और पुलिस वाला कुछ नहीं कर पाता था। अब पुलिस को भी लग रहा है कि हाँ हम पुलिस हैं, तो इनडायरेक्टली सही वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ठीक है भाई, मारना है मार लो, हम पे ना आए, बस इस तरह से। और कोई टीएमसी का कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो इस समय, जो पहले गुंडा था और इस समय खुल के बाहर घूम पा रहा हो। सुनने में आ रहा है महुआ मोइत्रा तो जब से इलेक्शन रिजल्ट आया है बंगाल गई ही नहीं है, वो दिल्ली में ही है। ये हाल हो गया है। महुआ मोइत्रा को तो तारीफ करनी पड़ रही है शुभेंदु अधिकारी की। तो एक पैराडाइम शिफ्ट है। अब ये शिफ्ट पूरे देश में हिंदुओं को एकत्रित करने में बहुत बड़ी सहायता करेगा। आप आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटिक्स चल कैसे रही है, ध्यान से सुनना। देखिए 2024 में मोदी जी की सीटें 240 रहीं। उसके बाद एक थोड़ा माहौल आ गया था उदासी का। फिर चुनाव था हरियाणा का। हरियाणा के चुनाव में कन्फर्म था कि बीजेपी हार जाएगी, लेकिन उस समय बीड़ा उठाया था एक व्यक्ति ने, बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ। मशाल उन्होंने उठाई, तुम टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूँ, आगे निकल रहा हूँ। चलो साहब निकले आगे। हिंदुओं को एक करने का प्रयास किया गया और हरियाणा में रिजल्ट बीजेपी के फेवर में रहा। उसी वक्त बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार हो रहे थे। मोहम्मद यूनुस होने दे रहा था, हिंदुओं को कहीं जलाया जा रहा था, कहीं लटकाया जा रहा था, कहीं काटा जा रहा था, वो सब हमने देखा है। और करने वाले जो मुख्य 2-3 आरोपी थे जिन्होंने इन सब चीज़ों को हवा दी थी, एक दीपू दास था, एक 2 और थे। आप जान के हैरान होंगे वो सब अल्लाह को प्यारे हो गए। जी हाँ, अभी एक की लाश तो परसों बिजली के तारों पर झूलती हुई मिली है, अनवांटेड आदमी ने ठिकाने लगा दिया है। तो वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन हाँ, बांग्लादेश में जो हो रहा था उससे हमारे यहाँ का हिंदू भी थोड़ा अलर्ट हुआ। और जो बांग्लादेश में हो रहा था उससे बंगालियों को और डराने का प्रयास किया गया कि देख लो, टीएमसी वाले कह रहे हैं, देख लो यही हाल यहाँ भी होगा, ज़्यादा बोलो मत। तो एक माहौल ऐसा बन गया था कि जहाँ हिंदू को लग गया कि अब हम गए, वहाँ योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ। फिर मोदी जी कह रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन जीता। उसके बाद धीरे धीरे देख रहे हैं हम दिल्ली इलेक्शन जीता। उसके बाद बिहार इलेक्शन जीता, मैं बड़े स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अब बंगाल इलेक्शन जीता है। तो मशाल योगी जी ने स्टार्ट करी थी, अब एसलेटर दे रहा है बंगाल कि एक एक करके लेके आओ यूसीसी, कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूँ। बंगाल लीड करेगा, आप मानिए। भारत को, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का हिंदुत्व है, सनातन है, उसको दोबारा से सभी लोगों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए बंगाल लीड करेगा। और इसलिए आप देख रहे हो यूसीसी पर बड़े आराम से बंगाल में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आ रही, आराम से लागू हो रहा है।
उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, माइनॉरिटी का जो बजट था, जो बंगाल में एलोकेट किया जाता था, 5,000 करोड़, 5700 करोड़ माइनॉरिटी के नाम पर मुसलमानों को दे दिया जाता था, इतना बजट हर साल, इसको कट कर दिया गया है और 62% तक कट करके इसे लाया गया है। आप देखो, ये माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन नाम का एक बकायदा एक फंड एलोकेट होता था, जिसको धीरे धीरे शुभेंदु अधिकारी ने कम कर दिया। ये लास्ट ईयर जो एलोकेट हुआ था 5,700 करोड़ हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है, अब इसको कम कर दिया गया है। एक आंकड़े के अनुसार 2023-24 में और 24-25 में देखा जाए तो 23-24 में 5100 करोड़ था, 5,100 करोड़ मोटा मोटा, और उसके अगले साल 24-25 में 5,500 करोड़ हो गया, 400 करोड़ और बढ़ा दिया गया, फिर बढ़ते बढ़ते वो 5,700 करोड़ हो गया। धीरे धीरे बढ़ाई जा रही थी ममता बनर्जी, मुसलमानों पैसा ले लो, घर ले लो, सब ले लो। इन्होंने कहा ठीक है, हो गया बहुत, अब इसे कम किया जाए, तो इसे कम किया गया है। उसके साथ ही बड़े स्तर पर यह पैसा महिलाओं को दिया जाता था कि भाई आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से अपने बच्चों को परवरिश दें। परवरिश भी किसकी? उसकी मदरसा की, ठीक है। उसमें अब देखो, द सबूज साथी स्कीम प्रोवाइडिंग फ्री बाइसिकल्स टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज अटेंडिंग मदरसा सॉ इट्स आउटले ड्रॉप फ्रॉम 100 करोड़ इन द प्रीवियस बजट टू 15 करोड़। बाइसिकल साइकिल देने के नाम पर 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते थे, जिसमें ज़्यादातर मदरसा के लोगों को दे दिया जाता था। अब उसको कम करके 15 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ के नाम पर 21 करोड़ रुपए जो है कर दिए गए हैं, जो कि पहले 85 करोड़ होते थे, ठीक है जी। उसी तरह से कहा गया है ऋतव्रत बनर्जी के द्वारा, जो कि टीएमसी के लीडर हैं अपोजिशन में, कि भाई ये गलत कर रही है बीजेपी सरकार, हम इस पर विरोध करेंगे, इस पर आवाज़ उठाएंगे, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। करने तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। कईयों का कहना यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट किसी न किसी तरह से मुसलमानों को परेशान करना चाहती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इस तरह से ये कह रहे हैं। मैं आपको एक बयान दिखाता हूँ, मैंने एक बयान देखा था, देखिए, हुमायूं कबीर कह रहे हैं वही कि किसी भी तरह से, हाँ, हुमायूं कबीर का कहना यह है कि बीजेपी ये भूल रही है कि मुसलमानों ने टीएमसी को रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए बीजेपी जीत पाई है, तो बीजेपी ये भूले ना, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। इंडियन सेकुलर फ्रंट के एमएलए नौशाद सिद्दीकी का कहना यह है कि बीजेपी हमेशा माइनॉरिटी को दबाने का प्रयास करती है बाय हुक और क्रुक। अब आप ध्यान से 2-4 लाइनें सुनना। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, बट उसमें माइनॉरिटीज़ को अलग कर देती है। माइनॉरिटीज़ हमेशा बिल्कुल नीचे तबके के सेक्शन बन के रह जाते हैं, और बीजेपी ये भूले ना, कह रहे हैं बीजेपी ये भूले ना कि माइनॉरिटी केवल मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटी जैन भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बौद्ध भी हैं, और लोग भी हैं। अब यहीं आती है कांग्रेस की पॉलिटिक्स। इस देश में अच्छी खासी संख्या मुसलमानों की, और अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं, माइनॉरिटी के नाम पर रोते रहते हैं। क्रिश्चियंस मुसलमानों से भी कम है, वो आपको कम रोते दिखाई देंगे। बाकी माइनॉरिटी देखा जाए तो पारसी हैं, जो 1% से भी कम है, कभी रोते नहीं दिखाई देंगे आपको, और सब पारसी आपको वेल एस्टैब्लिश दिखाई देंगे। बाकी ये जैन, बौद्ध, सिख, इनको माइनॉरिटी तो कहना ही नहीं चाहिए, ये तो सनातन का ही हिस्सा है। इनको जानबूझ के माइनॉरिटी बनाया गया है कांग्रेस के द्वारा, ताकि हिंदू और टूटे। जैन को तो धर्म का दर्जा अभी दिया 2014 में। ऐसे तो मैं बोल दूं कि पंडित भी माइनॉरिटी है, पंडित एक अलग धर्म है। मैं बोल दूं कि बनिया माइनॉरिटी है, बनिया एक अलग धर्म है, बोलता जाऊं। बोल दूं मैं कि भाई और क्या जातियां होती हैं, क्षत्रिय माइनॉरिटी है, वो एक अलग धर्म बना दूं मैं। ऐसे तो तोड़ते जाओ। इस तरह से इस देश को तोड़ा गया है, इस तरह से तोड़ा गया है। और तुम माइनॉरिटी के नाम पे करते क्या हो? मेजोरिटी भारी पड़ जाते हो। टीएमसी के काल में तुमने क्या क्या कर दिया, सब जानते हैं। बंगाल का क्या हाल हो रखा है। बंगाल जो कि पोर्ट्स रखता है अपने पास, बंदरगाह उसके पास हैं, बंगाल जो कि समुद्र से सीमा बनाता है, वो बंगाल बिल्कुल गरीबी में जा चुका है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो समुद्र से सीमा बनाता हो और गरीबी में जा चुका हो बंगाल की तरह, कोई नहीं है, केवल बंगाल है। सोचो किस लेवल पर इसे लूटा गया है। तो अब वो सब वापस किया जा रहा है। अब एक और चीज़ देख लो इसी बात पर, बंगाल में खेल और चलता था।
2012 में ममता बनर्जी ने बंगाल में ओबीसी का कोटा बढ़ा दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि जो ओबीसी रिजर्वेशन मिलता था 7%, उसे हम बढ़ा के 17% कर रहे हैं। अच्छा साहब, सब खुश हुए कि चलो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन देखा यह गया कि पहले जो 7% रिजर्वेशन मिलता था वो 66 कैटेगरी को मिलता था, जो अलग अलग जातियों के थे। टोटल 66 कैटेगरीज, ये बढ़ा करके 100 कर दी गई 2012 में। और जितनी भी बढ़ी उसमें से 95% मुसलमान थे। यानी मुसलमानों के भी कई सारे गुटों को ओबीसी मान लिया गया और ओबीसी में लाके रख दिया गया। अब ये मुसलमान जो ओबीसी कैटेगरी में आ गए, अब ये किसका हक खाएंगे? उनका खाएंगे जो हिंदू ओबीसी थे। विद द टाइम इसे बढ़ा करके 140 कैटेगरी कर दिया गया। और 140 कैटेगरी में से देख रहे हैं 80 से ज्यादा, लगभग 80 कैटेगरी मुसलमानों की हो गई है, हिंदुओं की कम और हो गई थी विद द टाइम। फिर कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से हो रहा है ये जातियों पर और ओबीसियों पर आधारित कम लग रहा है, ये धर्म पर आधारित ज्यादा लग रहा है। कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन ममता बनर्जी को फर्क नहीं पड़ा। ओबीसी के नाम पर मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा था। अब जाकर के वो हटा दिया गया है और वापस स्थिति ला दी गई है 2010 वाली, कि जो 2010 में क्या था, 7% रिजर्वेशन मिलता था ओबीसी को। टोटल 66 कैटेगरी थी, जिसमें मुसलमान भी थे, 4-5-10 कैटेगरी मुसलमानों की थी, बाकी सब हिंदू थे। और उसी को अब यथास्थिति बना दिया गया है। ओबीसी का रिजर्वेशन 17% से घटा के 7% कर दिया गया है। ये चल रहा था साहब। ओबीसी वाले पता नहीं क्यों आवाज नहीं उठाते। मैं मानता हूं यूसीसी रेगुलेशन आए थे, गलत हुआ। मैं मानता हूं उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। आप सबने आवाज उठाई, हमने आवाज उठाई, सही किया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ओबीसी के नाम पर मुसलमानों को भर लिया जाता है और उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, जिससे ओबीसी के छात्रों को रिजर्वेशन ना मिल पाए। उस पर आपने आवाज कभी क्यों नहीं उठाई? कर्नाटक में ये हुआ, तेलंगाना में ये हुआ, महाराष्ट्र में ये हुआ, बंगाल में ये हुआ, तमाम प्रदेशों में ये होता रहा, आपको पता तक नहीं चला। इस पर सवाल उठना चाहिए। ठीक है जी। अब इसी का असर देखिए, बंगाल में कुछ हो रहा है, उसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित और भारत के अन्य पॉलिटिक्स तक सीमित ही नहीं है, बांग्लादेश में भी है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था शायद वर्ल्ड अफेयर्स में, कि बांग्लादेश में राम जी की एक मूर्ति बन रही है लगभग 81 फीट की। वो 80% उसका काम पूरा हो गया है। अब उस मूर्ति के खिलाफ कुछ लोग आवाज़ उठा रहे थे और उस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे कि हम बनने नहीं देंगे। कोई जूता फेंक रहा है, कोई किसी तरह से कुछ कर रहा है, और काम रुकवा दिया गया। फिर कई हिंदू संगठन आगे आए, उन्होंने आवाज़ उठाई और ये बोला कि अगर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो हम पूरे बांग्लादेश में विद्रोह करेंगे। हिंदुओं में ताकत आई। क्यों आई? बंगाल देख करके। और अब वहां का बांग्लादेश का एक नेता एमएलए बोल रहा है कि देखिए, जहां पर ये राम की मूर्ति बन रही है वहां पर पहले भूमि हिंदुओं के नाम पर ही अलॉट थी, अब उनके नाम की भूमि है, उनको जो बनाना है बनाने दें। मुसलमानों को चाहिए कि किसी तरह से वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें और सब लोग एक साथ रहें। ये बात अचानक एमएलए बोलने लगा वहाँ का, जो तो उल्टे सीधे बयान देते थे कुछ दिनों पहले तक। बंगाल इलेक्शन का नतीजा है। अच्छा, बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट का नतीजा और क्या कह रहा है? लोगों में आस जगा रहा है कि जिस तरह से बंगाल को बांग्लादेशियों से मुक्त कराया जा रहा है धीरे धीरे, उसी तरह से अब पंजाब को मुक्त कराना है नशे से। अब आप अपने दिल से पूछिए, आपके दिल में क्या टारगेट है? अगला पंजाब। और उसकी भी हिंट मिल चुकी है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि अमित शाह किसी और मूड में है, और वो मूड इनका ये है। अमित शाह ने भी 6-7 दिन पहले भी एक स्पीच के दौरान बोला था, और कल भी अपनी एक मीटिंग के दौरान बोला, जिसमें वो एंटी नेशनल जो है अपनी कम्युनिटी के साथ एंटी नारकोटिक्स, नेशनल एंटी नारकोटिक्स कम्युनिटी के साथ बात कर रहे थे। उसमें इन्होंने बोला कि आने वाले 3 साल में हमें कई बिंदुओं पर काम करना है और इस देश को ड्रग्स से और हर तरह के नशे से, शराब वराब को छोड़ दें तो मुक्ति दिलानी है। बड़े स्तर पर काम करना है। 100 बिंदुओं का एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें 100 मेजर ड्रग कार्टेल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। उनका फंडिंग कहाँ से आ रही है, उनका मनी ट्रेल देखेंगे, वो कहाँ से देश में प्रवेश करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, वो सब देख करके उन पर हमें क्रैक डाउन करना है, ऐसा बोला था। ये बात कल फिर रिपीट हुई है, जो कि इन्होंने
डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विल बी अमेंडिंग द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इसमें भी अमेंड करके व्यवस्था की जाएगी कि किसी तरह से हमारे देश में ड्रग्स को रोका जाए। अब अचानक से ड्रग्स की बात हो रही है। पिछले साल तो बात हो रही थी बांग्लादेशियों की, रोहिंग्याओं की, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की, और जिनके पास वैलिड आइडेंटिटी कार्ड नहीं है उनकी, या जिन पर वोटर आईडी कार्ड फर्जी है उनकी, क्योंकि बंगाल का वो मेन मुद्दा था और अभी भी वो चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे सरकार पीछे हट गई है। अब एकदम से ड्रग्स की बात हो रही है क्योंकि ड्रग्स 2 स्टेट से भारत में बड़े स्तर से प्रवेश करते हैं। उनमें से एक है आपका पंजाब, ठीक है, पंजाब के रास्ते ड्रग आता है, और दूसरा बड़ा रास्ता है ये वाला म्यांमार का बॉर्डर, और इसमें भी बड़ा रास्ता है मणिपुर, और अगले साल इन दोनों में भी चुनाव है। अमित शाह कह रहे हैं कि हमें देश को ड्रग्स से फ्री करना है, तो इसका मतलब इन दोनों जगहों पर अमित शाह को होना चाहिए, यह सरकार को होना चाहिए। मणिपुर में तो है, और इसलिए मणिपुर के सीएम ने कल बयान दिया है, ये रहा, कल बयान दिया है कि हम मणिपुर के रास्ते जो ड्रग पहले आता था, अब ड्रग कार्टेल ने रास्ता बदल लिया है, वो मिजोरम के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहा है, और हमको जल्द से जल्द उस रास्ते को भी बंद करना होगा। 2023 से जब से मणिपुर में हिंसा स्टार्ट हुई है, ड्रग्स वालों ने भी अपना रास्ता बदल दिया है। और याद करो, मैं आपसे लंबे समय से क्या कहता था कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जिसको लेकर के आप कहते थे कि वीडियो बनाओ, और मैंने कई वीडियो बनाई भी है, वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स नाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, जिसमें आपने अच्छी व्यूअरशिप दी है। उसमें मैंने पूरा बताया था कि किस तरह से मणिपुर में यूएसए अपना इंटरफेरेंस कर रहा है, बड़े स्तर से जो ड्रग है वो म्यांमार से एंटर करता है, और पूरी एक अर्थव्यवस्था चलती है पैरेलल। उसको काटने का जो स्टार्टिंग है वो करी थी मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने, बीरेन सिंह ही नाम है ना। उन्होंने जैसे ही ड्रग के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट करी थी 2023 में, तुरंत यहाँ पर हिंसा स्टार्ट करवा दी गई मैती वर्सेस कुकी के विरोध में, कि साहब ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। और धीरे धीरे देखा गया कि पूरी उस लड़ाई को, पूरी उस आगजनी को, पूरे उस उपद्रव को जो ड्रग कार्टेल वालों ने किया था, उसको दिखा दिया गया कि 2 जनजातियां आपस में लड़ रही हैं। लेकिन विद द टाइम आप देख रहे थे कि धीरे धीरे हिंसा होती ही रही, सरकार भी अपने तरह से ड्रग कार्टेल को काटने में लगी रही। वहाँ पे फिर इमरजेंसी भी लगानी पड़ी मणिपुर में 1 साल कुछ महीनों के लिए। फिर वहाँ पर दूसरे सीएम लाए गए, वो भी वही काम कर रहे थे, और विद द टाइम बड़े स्तर पर वहाँ पे ड्रग कार्टेल तोड़ा गया, मनी कार्टेल तोड़ा गया, और इन्फिल्ट्रेशन तोड़ा गया। अब उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा, वो है मिजोरम का। तो चल रहा है वहाँ काम, आप देखिए, वहाँ आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और पंजाब एक ऐसा रास्ता है जो अभी भी भेद नहीं पा रहे हैं, और पाकिस्तान के रास्ते बड़े स्तर पर पंजाब में हथियार भेजे जा रहे हैं, ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, नकली करेंसी भेजी जा रही है, लोगों को भेजा जा रहा है। और जो खालिस्तान नाम का जो मूवमेंट चलाया जाता है पंजाब में, वो पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा फंडेड होता है, और इसी रास्ते होता है। अगर इस देश से खालिस्तान का पूरा मूवमेंट ख़त्म करना है, ड्रग्स का पूरा कार्टेल ख़त्म करना है, इन्फिल्ट्रेशन ख़त्म करना है, तो पंजाब में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट होनी पड़ेगी। केजरीवाल जब अपनी सरकार लेकर के आया था पंजाब में, तो उसने कहा था कि 4 महीने के अंदर अंदर पंजाब को ड्रग फ्री कर देंगे, कर नहीं पाया। फिर कहता 1 साल में कर देंगे, फिर कहता 2 साल में कर देंगे, 3 साल में कर देंगे, करते करते कर नहीं पाया, बल्कि बढ़ा और दिया। और पंजाब में आज बड़ा मुद्दा जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है। ड्रग्स तो खैर छोड़िए, सरकार अब वहाँ पर जाने वाली है आम आदमी पार्टी की, और अब वहाँ पर बीजेपी सरकार आने के चांसेस हैं। मैं अभी उस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा, विद द टाइम देखूंगा क्या स्थिति बनती है, तब बताऊंगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि बीजेपी पार्टी वहाँ पर जो मेन मुद्दा लेके जाएगी, वो लेके जाएगी एंटी ड्रग मुहिम को आगे बढ़ाएगी, कि हम पंजाब से ड्रग ख़त्म कर देंगे। जब आप ड्रग के खिलाफ मुहिम चलाते हो, तो आपके साथ कौन खड़ा होता है? वो जो ड्रग ले रहा है? नहीं, आपके साथ महिलाएं खड़ी होंगी, क्योंकि कोई माँ, कोई बहन और कोई बीवी ये नहीं चाहेगी कि मेरे घर में प्रवेश करने वाला मेरा लड़का, मेरा हस्बैंड, या मेरा पिता या मेरा भाई ड्रग लेकर के आए। तो आप अगर ये कहोगे कि हम ड्रग्स देंगे, तो वो होता रहा अब तक। अब आपको ड्रग के अगेंस्ट आवाज़ उठानी होगी, और एक रिस्क लेना होगा कि भाई कई बड़े पोर्शन का आपको हो सकता है वोट न मिले, लेकिन अगर महिलाएं बाहर निकल के वोट देंगी तो मिल भी जाएगा। ये मुद्दा रहने वाला है, और इसी के बारे में बोला है अमित शाह जी ने। ये कल का है, जब उन्होंने पहले बोला था 1 आध हफ्ते पहले, वो ये वाला है। और इनके बोलते ही 1.8 किलो
हीरोइन जब्त हुई थी लगभग 4 लाख की पंजाब में, ठीक है। तो इनके बोलते ही ड्रग पकड़े जाने लगा। तो अभी आप देखिए आगे आगे बड़ी और ऐसी समस्याएं हैं जिनका इलाज होना है। याद कीजिए, अमित शाह एकमात्र नेता ऐसे हैं जिन्होंने डेडलाइन दी थी कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर दूंगा, तो कर दूंगा, वो कर दिया। अगर उस डेडलाइन के बाद एक गोली और भी चल जाती ना नक्सलियों के द्वारा, तब भी सवाल उठ जाते, अरे अमित शाह जी तुम तो कह रहे थे खत्म कर दूंगा, तो गोली चल रही है। लेकिन उस आदमी का कन्विक्शन देखिए, 370 में बदलाव कर दूंगा तो कर दूंगा, उसके बाद एक गोली नहीं चली 370 के बदलाव के दौरान। अब इन्होंने कहा कि ड्रग फ्री कर दूंगा तो कर दूंगा, लेट्स होप कि ऐसा हो। इसके अलावा साथियों कुछ और भी मुद्दे हैं जिस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो मैं पिछले 2-3 दिन में नहीं कर पाया हूँ। कि अयोध्या में जो चढ़ावा की चोरी हुई थी उसको लेकर के जो सियासत गरमाई हम सब जानते हैं। अखिलेश यादव ने आवाज़ उठाई कि यहाँ पर चढ़ावा चोरी हो रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। फिर बात आगे बढ़ी तो ट्रस्ट की तरफ से आवाज़ उठाई गई कि हाँ हम जाँच को तैयार हैं। जब जांच स्टार्ट हुई तो उसके लिए योगी जी ने एसआईटी बनाई जो 15 दिन में रिपोर्ट दे देती, लेकिन उससे पहले ही पॉलिटिक्स की जाने लगी। विद द टाइम ये देखा कि संभावना थी कि जो रामशंकर यादव है उनका नाम सामने आ रहा था, टिन्नू यादव जिन्हें कहते हैं, और कहीं ना कहीं उनका लिंक सपा से निकल रहा था। तो जैसे ही उनका नाम सामने आया, अचानक अखिलेश यादव बोलने लगे कि देखिए हम नहीं चाहते कि कोई जांच हो, यह आस्था के खिलाफ हो जाएगा। आपको चाहिए कि सारे कैमरे बंद कर दो, सारी लाइट्स बंद कर दो, जिसने चोरी करी होगी वो वापस धन रख जाएगा। ये तो इनका प्रशासन का तरीका था। लेकिन योगी जी ने कहा कि देखो 500 साल हमने मंदिर बनने का इंतजार किया, 15 दिन और रुक जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और जितने भी आरोपी हैं, चाहे वो कहीं के हों, कितने भी बड़े हों, कितने भी प्रभावशाली हों, सबको पकड़ के सबके साथ जो है खेल किया जाएगा। और यही हुआ। कुछ लोगों के नाम सामने आए और उन नामों में मैं आपको बताऊं 8 नाम सामने आए थे, और 8 नाम में से ज़्यादातर ऐसे थे जो वहाँ पर काम करते थे। देखिए, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रामशंकर मिश्रा, रामशंकर यादव, मनीष यादव, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और करुणेश पांडे शामिल हैं। इसमें कहीं भी चंपत राय का नाम नहीं था, जो कि ट्रस्ट के महासचिव हैं, जिनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, उनका कहीं नाम नहीं था। पहले मुझे भी लगता था कि हो सकता है चंपत राय भी कहीं ना कहीं शामिल होंगे, इनका भाई कोई ना कोई दोष रहा होगा। लेकिन जितने भी लोग इनको जानते हैं, इनसे मिल चुके हैं, या मेरे कुछ लोग ऐसे जो मेरे मिलने वाले हैं और इनसे ही मिल चुके हैं, तो हर किसी का कहना यह है कि आदमी बुरे नहीं है, इनसे मिलो तो ये बढ़िया आदमी है, इन्होंने 1 रुपया चोरी नहीं किया होगा। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर मानेंगे कि भाई जब तुम किसी चीज़ के महासचिव हो, एक तरीके से अध्यक्ष हो, और तुम्हारी उपस्थिति के दौरान भी चीज़ें चोरी हो जा रही हैं, तो जिम्मेदारी तो तुम्हारी हुई ना, नैतिक जिम्मेदारी तो हुई। अब नीट का पेपर आउट हुआ, भले ही वो नीट का पेपर खुद जाकर के धर्मेंद्र प्रधान ने आउट नहीं किया, लेकिन तुम मिनिस्टर थे, तुम्हारे अंतर्गत वो हो गया, तो नैतिक जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। उसी प्रकार से नैतिक जिम्मेदारी इनकी थी। बेशक इनका नाम चोरी वाली लिस्ट में नहीं आया है, लेकिन चूंकि ये महासचिव थे इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से ही इस्तीफा दे दिया। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया। साथियों, राम मंदिर में चोरी हुई, गलत था। आस्था पे चोट पहुंचती है, सही बात है, और लोगों से विश्वास उठता है, ये भी सही बात है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये तो भाई बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, अब योगी सरकार चली जाएगी। तो आप एक बात बताओ, मुद्दा वो चीज़ बनती है जो लोगों के सामने अचानक आती है, नहीं पता होता, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की होती, जिसके बारे में लोगों को पता है, अनुमान है, वो मुद्दा कभी नहीं बनती। जैसे आज एक एग्जाम्पल ले लो, आज एक खबर आ जाए कि साहब मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए अपने नाम के कहीं जमा कर रखे हैं, या अपने भाई के नाम जमा करवा दिए हैं, अब पता चला है, या योगी जी ने पैसा भ्रष्टाचार में इकट्ठा करके अपने घर वालों के नाम करा दिया, तो ये मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि हमने कल्पना नहीं करी कि ये दोनों चोरी करेंगे। लेकिन कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, शर्म महसूस हो रही है। हम सब ये जानते हैं कि हमारे देश के हर मंदिर में, ऑलमोस्ट 2-4-5 मंदिर छोड़ दो जिनकी पूरे सम्मान में कर रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट हर जगह एक आध आदमी ऐसा जरूर मिल जाएगा जो या तो चंदे की चोरी कर रहा होगा, या आपसे फलाने चीज़ करवा दूंगा, 1000 रुपये का चढ़ावा कर दीजिए, ये वाला तिलक लगा दूंगा, 5100 रुपये चढ़ा दीजिए, कृष्ण भगवान को झूला झुला दीजिए, 21,000 रुपये लूँगा। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, आप बताइए।
शायद साउथ के मंदिर में ऐसा नहीं होता होगा, मैं कभी उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मैं नॉर्थ के मंदिर की बात कर रहा हूँ। यदा कदा ही 2 4 5 10 मंदिर ऐसे निकल आएंगे, बड़े मंदिर जहाँ कुछ ना होता हो, 1 रुपया ना होता हो, बट हर जगह ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। और आपसे वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे ले लिए जाएंगे, कभी आपसे किसी पूजा के नाम पर ले लिए जाएंगे, कभी कोई हवन के नाम पर ले लिए जाएंगे, हर जगह है। तो ये बात लोगों को पता है और लोग स्वीकार कर चुके हैं। अब तुम इस स्वीकार्य बात का मुद्दा बनाना चाहो तो मुद्दा तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, गलत है तो है, गलत है तो है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। ये जितने बड़े कथावाचक आपको दिखते हैं ना, कथा कर रहे होते हैं, गाने गा रहे हैं, कथा हो रही है, डांस हो रहा है, हजारों लोग बैठे हुए हैं, नाच रहे हैं, आहा कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाइए, ये संसार तो बस संसार है। चूंकि मेरे तो बगल की बात है, मैं आगरा मथुरा जैसे क्षेत्रों में ही रहता हूँ। वृंदावन में चले जाना, ये जितने बड़े कथावाचक हैं, इनके नाम की ज़मीनें हैं जिस पर इन्होंने फ्लैट्स बनवा दिए हैं, और एक तरह से बिल्डर हैं, ये फ्लैट बेचते हैं वहाँ जाके। ये नहीं बेच रहे तो इनके जरिए कोई आदमी बेच रहा होगा। पता चला कि साहब 25 साल पहले फलाने महाराज के नाम पर एक आदमी, एक भक्त था बहुत बड़ा, वो अपने 4 बीघा खेत इनके नाम कर गया था। महाराज ने उन 4 बीघा खेत पर एक फ्लैट बनवा दिए, बिकवा दिए। कहीं कहीं तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, जो महाराज खुद तो करते ही थे भजन कीर्तन और ये कथा वगैरह, अब उन्होंने अपना बेटा भी लॉन्च कर दिया है। यहाँ वो कर रहे हैं, बगल में उनका बेटा बैठ के वो कर रहा है, ट्रेंड हो रहा है। वो थोड़े दिनों बाद वो भी पैरेलल चलाएगा कहीं और। तो ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बहुत नई सी बात पता चलेगी, अरे ये क्या हो गया। चर्चेस को देख लो, चर्च में इतना भ्रष्टाचार होता है इस देश के, इसका कोई हिसाब नहीं। कईयों को तो सजा हुई है। मस्जिदों में खूब होता है, कोई ये बने कि नहीं साहब हिंदुओं में ही होता है, ऐसा हर जगह होता है। और हिंदू में इतनी एक्सेप्टेंस है कि वो जानता है कि पुजारी 4 पैसे डेली मार लेते हैं, लेकिन फिर भी हिंदू उनके पैर छूता है। ये हमारी एक्सेप्टेंस है, हमारी बड़ा दिल वाली बात है। और यही तो कारण था कि मुगल आ गए हमारे देश में, अंग्रेज आ गए, राज करते चले गए, हम कुछ नहीं कर पाए। हम ही अगर वो भाला और वो लेकर के मारकाट वाली प्रवृत्ति के होते तो कोई कदम रख देता हमारे देश में। बहरहाल तो ये बात है, तो इस पर सियासत चल रही है। और अरविंद केजरीवाल जो ये कहता था कि मेरी नानी ने मना किया है कि कभी राम मंदिर नहीं जाना, वो मस्जिद की ज़मीन पर बना हुआ है, वो जाकर के वहाँ ढोंग कर रहा है। इस पर तो बात ही नहीं करनी चाहिए, आदमी बात करने लायक ही नहीं है। उसके अलावा प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि मंदिर में छोटे कर्मचारी करोड़ों की हेराफेरी कर सकते हैं। क्या क्या बोला इन्होंने, देखो, राम मंदिर में चोरी करने वालों ने धर्म और आस्था की मूल भावना को खंडित करने का महापाप किया है। महापाप, आस्था की मूल भावना खंडित हो गई। प्रियंका वाड्रा, तुम्हारी कांग्रेस ने राम मंदिर न बने इसके लिए पूरा प्रयास कर दिया था। तुम्हारी कांग्रेस ही अपने वकीलों को आगे करती थी और ये कहलवाती थी कि राम तो होते ही नहीं है, वो तो कोरी कल्पना है। तब कौन महापाप कर रहा था? अरे झूठे मक्कारों, इतना बड़ा महापाप तुम मत करो कि जनता को इस लेवल पर गुमराह कर रहे हो। जनता सब जानती है, सारे वीडियो, सारे एविडेंसेस अवेलेबल हैं। सपा, मुलायम सिंह यादव ने किस तरह से कार सेवकों पे गोली चलवा दी थी, किस तरह से उनका खून सरयू नदी में बह रहा था, सब जानते हैं, कोई भूला नहीं है। और ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद जो नए नए अभी सपा वाले बने हैं, इन पे किस तरह से लाठियां बरसाई थी पुलिस ने और सपा शासन में अखिलेश यादव ने, भूलना मत। तो ढोंग विद्या मत करो, यहाँ सब जानते हैं किसने क्या किया है। और तुम सोचो योगी को हिला लोगे, योगी को हटा दोगे, तुम्हारी सत्ता आ जाएगी, वो किसी हाल में नहीं आनी है। सब जानते हैं योगी जी के शासन में हमें क्या मिला है। ठीक है साहब, तो ये एक पूरा मैं आपको डिटेल्ड वीडियो में बता रहा हूँ कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। अब देश का तो बता दिया, दुनिया में क्या चल रहा है ये वर्ल्ड अफेयर्स को बताऊँगा। थोड़ी बहुत देर बाद उस पर भी वीडियो आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।